हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। हमने थ्योरीज देखी एवोल्यूशन की और स्टैनले मिलर, ओपेरिन हेल्डेन का ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ा। उनकी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए स्टैनले मिलर एंड हेरोल्ड यूरे का एक्सपेरिमेंट भी देखा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू मोर पॉइंट्स रिलेटेड विद द evolution. So the next point is evolution and classification. इसमें हमें देखना है कि what is the relation between evolution and classification. So next point is evolution and classification. So classification of species is in fact a reflection of their evolutionary relationship. Classification of species क्या होता है? It is in fact a reflection of their evolutionary relationship. इसको मैं एक example से आपके थ्रू आपको बताऊंगी। तो first write down this information that classification of species, बहुत सारे species जो होती हैं, classification of species is a reflection of their evolutionary relationships. ठीक है, जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के बारे में। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में कितनी है, पहले तो हम कैटेगरीज लेते हैं। हम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज लेते हैं। देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज एंड दीज ऑब्लिगेट कैटेगरीज आर कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। के फॉर किंगडम, कीप फॉर की, इसमें के जो है के स्टैंड्स फॉर, आप ऐसे इसको याद करने के लिए ये कोड वर्ड लिख सकते हो, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। यहाँ पे के स्टैंड्स फॉर किंगडम, यहाँ कीप का के है, के स्टैंड्स फॉर किंगडम, पी स्टैंड्स फॉर फाइलम, phylum in case of animal kingdom, and in case of plant kingdom we will use the word division. ठीक है, तो phylum और division, right? Then C stands for class, O stands for order, and F stands for family, G stands for genus, and S stands for species. तो हमने ये पूरा 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज पढ़ा था। उसमें हमने एक खास चीज देखी थी कि इसमें क्या था, हायरार्कीज ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट। हायरार्कीज ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट। ये जो ग्रुप बनाए गए थे डिफरेंट ऑब्लिगेट कैटेगरीज में, जो ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सम कॉमन कैरेक्टर्स, on the basis of there are some common characteristics. ठीक है, तो ये जो है बेसिकली जो स्पीसीज, ये जो कैटेगरी है स्पीसीज, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन दिस कैटेगरी, इन स्पीसीज, द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी दे शो द मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। और जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिक, इसमें क्लासिफिकेशन में ऊपर की ओर जाएंगे और जब हम किंगडम तक पहुंचेंगे तो जो ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी में प्रेजेंट होता है, किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, दे विल शो द लीस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, लीस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन दिस वे हमें यहाँ पे वी कैन सी द हायरार्कीज ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग द ऑर्गेनिज्म, अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। स्पीसीज में जो ऑर्गेनिज्म होंगे दे विल शो द मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और
इस कैटेगरी में किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म होंगे दे विल शो द लीस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक चीज और होती है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होगा स्पीसीज में कम होगा, सबसे कम होगा, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी द मोस्ट इन किंगडम। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहां पे क्या होंगे, लीस्ट होंगे, वेयर एज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। ये हमने 9th में पढ़ा है, आपको याद होगा, ठीक है, हायरार्किकल अरेंजमेंट देखा था हमने। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कैसे करते हैं, जिनमें जितने ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे उनको एक ग्रुप में रखेंगे, तो जितने क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होंगे दे बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी, सेम ग्रुप, ठीक है, और जितने ही डिस्टेंटली रिलेटेड होंगे, कॉमन कैरेक्टर्स जितने कम होंगे वो उतने ही डिस्टेंटली रिलेटेड होंगे, ठीक है। जैसे अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पहले कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट इज द डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट इज द डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर, और कह सकते हैं कि और इट इज अ पर्टिकुलर फॉर्म और पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वी हैव 4 limbs, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ये हम वी हैव 4 limbs इन केस ऑफ एनिमल्स और इन केस ऑफ ह्यूमंस। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि ह्यूमंस हैव 4 limbs, 4 limbs, 2 upper limbs and 2 lower limbs. In case of animals, 2 forelimbs and 2 hind limbs. And जैसे photosynthesis, process of photosynthesis is present. Photosynthesis is present in case of plants. तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई? प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब इवोल्यूशन से कैसे ये क्लासिफिकेशन रिलेटेड है? इवोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है? एक और एग्जांपल देखते हैं हम इवोल्यूशन से समझने के लिए कि कैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं बेसिक कैटेगरी से टॉप मोस्ट कैटेगरी तक, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया स्पीसीज जो होता है, इस कैटेगरी में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, इस स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे दे विल हैव द मैक्सिमम कॉमन कैटेगरीज। और जैसे जैसे फिर हम ऊपर जाते जाएंगे ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ कॉमन कैटेगरीज कम होती जाएगी। इस तरीके से ये शो करेंगे कि ये इवॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। दे विल बी शोइंग द इवॉल्वमेंट। नाउ अब इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन का कनेक्शन समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। तो फर्स्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विच इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज दैट प्रेजेंस ऑफ सेल। तो ये हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, कैरेक्टर लेते हैं और कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। तो पहला कॉमन कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ओवर द अर्थ, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ओवर द अर्थ। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल तो सब में प्रेजेंट है, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कुछ में लिविंग न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो अब आप यहां देखो कि अब ये जो है डिफरेंट ग्रुप्स क्लासिफाई हो रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे, अब उनका क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रुप फॉर्म हो रहा है, उनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है ना। पहले तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे दे आर मेड अप ऑफ सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल इज देयर। नाउ all the living organisms, there are certain organisms where the nucleus is present in their cell, and there are many organisms where the nucleus is present in their cell, but there are very few organisms where the nucleus is absent in their cell. तो next characteristic क्या होती है? Presence
इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया किस किंगडम को बिलोंग करता है? बैक्टीरिया बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा ग्रुप के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहां पे क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है। लेकिन रेस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया के अलावा रेस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, इन रेस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब आप बोलोगे कि एरिथ्रोसाइट में जो मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उसमें तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है इन द मेच्योर स्टेजेस। एट द अर्ली स्टेजेस क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब देखा आपने कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अब 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। अब इसके बाद कि जो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है दे आर अगेन ऑफ 2 टाइप। कैसे कि या तो ये यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। तो तीसरा जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो हमने लिया, जो यहां पे लिया गया, द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज नंबर ऑफ सेल्स। तो देर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेलुलर एंड सर्टेन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर। इसमें यूनिसेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, मल्टी सेलुलर मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल। नाउ अभी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें से some multicellular organisms they are capable of performing photosynthesis, forming food, but some organisms they are incapable of forming food. तो next characteristic क्या लिया हमने कि photosynthesis present or absent, photosynthesis present or absent, PS stands for photosynthesis। तो photosynthesis किसमें present है? in case of plants फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, पीएस बोले तो पीएस स्टैंड्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इन केस ऑफ एनिमल्स फोटोसिंथेसिस एब्सेंट। ठीक है, अब जिन ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है उनमें क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम रिच बोनी स्ट्रक्चर्स, दैट इज नोन एज द स्केलेटन। ठीक है, there are skeletal framework is present in their body, but in some organisms, among the animals, some animals they have the endoskeleton, means skeleton is present inside the body, and some animals have the exoskeleton, that their skeleton is present outside the body in the form of heart, plates or the scales. So again these organisms they are again divided into 2 categories on the basis of and skeleton. If endoskeleton is present, अगर endoskeleton present है तो कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? They may be mammals, they may be birds, they may be reptiles, right? They may be fish, they may be amphibians and so on. ठीक है, and the organisms where exoskeleton is present. Exoskeleton क्या होते हैं? The skeleton which is present outside the body. So they are kept in the another group that is the arthropoda. Arthropoda ये जो phylum होता है animal kingdom का, it consists of maximum insects. All the insects that belongs to the kingdom, to the phylum Arthropoda. तो अब आप देख रहे हो कि कैसे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया ना, और कैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। तो दिस इज व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। सो हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इज in fact a reflection of their evolutionary relationship, right? Next is tracing evolutionary relationship, and for tracing evolutionary relationships many examples are taken, like the homologous and analogous organs, fossils and others. एक एग्जाम्पल्स हम इसको देखते हैं। सपोज देयर इज अ कपल A and B, ठीक है, जिसमें कपल A इज अ मेल एंड
B is a female. Now they have 4 children. ठीक है, and these 4 children are A, B, C and D. Now A got married with A1, B got married with B1, C got married with C1 and D got married with D1. अब इनके भी they have also their each couple has two kids. Suppose XA, XB, XA, YB, here XB, YB, ठीक है. This couple also has 2 kids, XC, YC, and this also has 2 kids, XD and YD. ठीक है. अब आप देख रहे हो कि ये जो 2 ब्रदर एंड सिस्टर, इसमें एक जो है ब्रदर है, सी फीमेल, मेल, फीमेल, इस तरीके से हम बना लेते हैं. मेल, फीमेल, ब्रदर, फीमेल, मेल एंड मेल. तो इनमें जो XA और XYA दे आर क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि इनमें जो है मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड दे हैव द सेम कॉमन एंसेस्टर. दे बोथ XA एंड XYA दे बोथ हैव द सेम कॉमन characteristic ancestor and they have the maximum common characteristic. ठीक है. लेकिन आप देखोगे कि these are the cousins, ये YB और YA और XB ये क्या है, ये cousins हैं. इसी तरीके से XA, XB, XA, YB ये भी cousins होंगे, या फिर XB, XC ये cousins होंगे, या YB, XD ये कजन्स होंगे. तो दे आर कजन्स एंड दे हैव, जितना की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों रियल ब्रदर सिस्टर में होगा, उनसे लेसर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विल बी देयर इन द कजन्स. तो सपोज इन 2 कजन्स में YB और XC दे आर कजन्स एंड दे हैव द लेस कॉमन कैरेक्टर्स, less common characters, and they are less closely related as compared to these two brother and sister. They are closely related. क्यों closely related है? Because they have the same common sister. लेकिन अब though they have the less common characters, then they are less related. Why they are less related? Why they have less common characteristics? Because they have a common ancestor. इन दोनों के ये जो cousins हैं, they have a common characters in the form of their grandparents. ठीक है. तो आप देखते हो जितना ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा उतना वो क्लोजली रिलेटेड होंगे, जितना कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा उतना धीरे धीरे वो डिस्टेंटली रिलेटेड होंगे. जितना क्लोजली रिलेटेड ये दोनों हैं XA और YA, they are less related with the other cousins. So this is how the evolution is linked with the classification of organisms. Next is tracing evolutionary relationships. So in this section we will discuss about the homologous and analogous organs. First we will discuss about the homologous organ.
होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स और you can also call it as the homology. What is the meaning of homologous organs? Homologous organs are those organs which has the same structure but they are different in function. तो homologous organs क्या होते हैं? They have same structure organs which have the same structure but different function. ठीक है, फंक्शन डिफरेंट होगा लेकिन स्ट्रक्चर सेम होगा. तो आप कह सकते हो कि विच हैज द सेम ओरिजिन बट द डिफरेंट फंक्शन. और होमोलॉगी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? होमोलॉगी कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर विच हैव सिमिलरिटी ड्यू टू कॉमन एंसेस्टर. रिलेशनशिप, इसको अगर डिफाइन करें होमोलॉगी को, तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन the structures, relationship between the structure which have similarity due to common ancestor. ठीक है, but they differ in their function. So such organs are known as homologous organs and this process is known as homology. Let's write few example. In case of vertebrates, four limbs of vertebrates like humans, birds, bats, four limbs of humans, birds, bats, whales, they show homology. Means इनका जो basic structure होगा वो similar होगा. Four limb का is made up of humerus, radio ulna and carpels. So in all these organisms, mammals में है, चाहे वो human है, चाहे birds है, चाहे bats है, मेल है या horse ले लें, तो इनमें क्या होगा? द फोर लिम्ब इज मेड अप ऑफ, जो फोर लिम्ब है इन सारे ऑर्गेनिजम्स में, इट विल बी मेड अप ऑफ ह्यूमरस, रेडियो अल्ना एंड कार्पल्स. ठीक है, लेकिन फंक्शन इनका सबका डिफरेंट होगा. राइट, इसी तरीके से सेकेंड टाइप का जो हम ऑर्गन होता है विच वी नीड इन ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स, which and also known as analogy. Analogous organs क्या होते हैं? They have the different structures, different origin. इनका structure तो different होगा, different structure, but they will perform the similar function. Structures तो different होंगे, but they will perform the similar function. So what is analogy? Analogy can be defined as a relationship between structures that are relationship between structures that arise which differ anatomically but has superficial similarity, which differ anatomically. इंटरनली ये अलग रहेंगे, डिफर एनाटॉमिकली. ठीक है, एनाटॉमिकली मीन्स इंटरनली दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट हैज सुपरफिशियल सिमिलैरिटी ड्यू टू सिमिलर फंक्शन, बट हैज सुपरफिशियल सिमिलैरिटी due to similar function. Such process is known as analogy and such organs are known as analogous organs. Let's see few examples. In case of birds and bats, wings of bats and wings of birds, they are the analogous organ. कैसे? जो बैट्स की विंग्स होती हैं, दे आर द स्किन फोल्ड्स. ठीक है,
स्किल फोर्स एंड दे आर स्ट्रेच्ड मेनली बिटवीन द इलोंगेटेड फिंगर्स, जो इनके इलोंगेटेड फिंगर्स होते हैं बैट के, उनके बीच में स्किन फोल्ड्स जो है वो स्ट्रेच्ड होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि देयर स्ट्रक्चर इज एनाटॉमिकली डिफरेंट। तो इसके जो विंग्स होते हैं बैट्स के विंग्स, दे आर स्किन फोल्ड्स एंड स्ट्रेच्ड between elongated fingers, right? elongated fingers। लेकिन जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो क्या होंगे? दे आर इट इज द फेदरी कवरिंग अलोंग द आर्म। जो बर्ड्स की आर्म्स होती है उसके चारों ओर एक फेदरी कवरिंग फॉर्म होगी विच फॉर्म्स द feather of the wings of the birds। तो it is a feathery covering around the arms of birds। So these are the analogous organs। Next method is by using the fossils। Next is fossils। What is fossil or what are fossils? So fossils are dead remains of animals and plants from remote past, right? These are the dead remains of animals or plants from remote past। ठीक है, तो बेसिकली फॉसिल्स आर फॉर्म्ड व्हेन डेड रिमेन्स आर नॉट डिकम्पोज्ड कंप्लीटली एवरी वंस इन अ व्हाइल। कैसे फॉर्म होता है? जो इवोल्यूशनरी स्टडी में फॉसिल्स जो होते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। क्या होता है, बहुत सालों पहले कोई प्लांट या कोई एनिमल जो प्रेजेंट होता है, जो कि जिससे कि हम इवॉल्व हो रहे होते हैं या कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुआ होता है, तो वो हमें उसकी स्टडी हमें हेल्प करती है कि कैसे हमारा इवोल्यूशन हो रहा होता है। और ये फॉसिल्स फॉर्म कैसे होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं इंसेक्ट का देती हूँ। सपोज कोई एक इंसेक्ट डेड हो गया है और वो गिर गया किसी हॉट मड में। ठीक है, कोई हॉट मड था, वहां पे वो डेड इंसेक्ट गिर गया। अब उस इंसेक्ट का थोड़ा भी वेट होगा तो ड्यू टू इट्स लिटिल वेट वहां पे क्या होगा, वो मड के ऊपर वेट डालेगा तो इंसेक्ट की बॉडी का इंप्रेशन मड पे पड़ेगा। अब मड क्या है, चूंकि हॉट है तो वो सॉफ्ट है, तो वेरी इजीली उस पर इंप्रेशन बन जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, बाय दैट टाइम जो वो हॉट मड था वो कूल डाउन होगा, और कूल डाउन होने के साथ साथ वो हार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से उस हार्ड मड पे इंप्रेशन, इंसेक्ट का इंप्रेशन आ जाएगा। और जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होते हैं वो उसका स्ट्रक्चर देख करके, वो इंसेक्ट का स्ट्रक्चर देख करके इवोल्यूशनरी स्टडी में वो लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये प्रिजर्व ट्रेसेस होते हैं दे फॉर्म द फॉसिल। जो इंसेक्ट का इंप्रेशन बना उस मड पे, ये क्या होते हैं, द इंप्रेशन ऑफ दैट इंसेक्ट इज द प्रिजर्व ट्रेसेस। तो you can also say that all preserved traces they are fossil इसको भी बोलते हैं, या फिर all preserved traces they form fossils। ठीक है, so fossils are formed when dead remains are not completely decomposed। आपने देखा कि इंसेक्ट का इंप्रेशन कब बना, वो डेथ, उसकी डेथ हो गई, वो डेड इंसेक्ट था, पूरी तरीके से डिकम्पोज अगर हो जाता तो इसका इंप्रेशन नहीं बनता। जब उसकी बॉडी बनी हुई थी, बॉडी पड़ी हुई थी, डिकम्पोज होने के पहले ही उसने क्या हुआ, इंप्रेशन फॉर्म कर दिया हॉट मड पे, जो कि जब सूखा, कूल डाउन हुआ और सूखा तो वो हार्ड हो गया और इंप्रेशन उस पर बना, परमानेंट इंप्रेशन बना रहा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि फॉसिल्स आर फॉर्म व्हेन द डेड रिमेन्स आर नॉट कंप्लीटली डिकम्पोज। अगर डिकम्पोज जाएगा तो फॉसिल कैसे फॉर्म होगा, नहीं बन सकता फॉर्म। सो फॉसिल्स आर फॉर्म्ड व्हेन डेड
remains are not completely decomposed, dead remains are not completely decomposed. कैसे फॉसिल फॉर्म होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. हाउ डू फॉसिल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर. लेट्स सी एग्जांपल. Let's see how do fossils form layer by layer. देखते हैं कैसे फॉर्म होता है, ठीक है. समझते हैं इसको हम. सपोज ये दिस इज द अर्थ क्रस्ट, ये जो है सी बेड है. सपोज दिस इज द सी बेड, दिस एरिया इज द सी बेड, ठीक है. तो इस सी बेड पे करीब 100 मिलियंस ईयर्स अगो क्या हुआ, यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स थे, ठीक है. अब ये इनवर्टिब्रेट्स, इनकी डेथ हुई और इनके अब ये सी है तो यहाँ पे क्या है, सैंड भी पड़ा हुआ है, सैंड भी है, ठीक है. तो सैंड इनके ऊपर डिकम्पोज हुआ, डिपॉजिट हुआ इस तरीके से. इनके ऊपर ये जो है सैंड पार्टिकल्स डिपॉजिट हो गए. इनवर्टिब्रेट्स जो थे, सपोज ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके ऊपर ये सैंड पार्टिकल डिपॉजिट हो गए. अब सैंड पार्टिकल्स ने ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द वाटर दे फॉर्म्ड सैंड स्टोन्स और द रॉकी स्ट्रक्चर. तो इनके ऊपर एक रॉकी स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया. तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये रॉक बन गया और उस रॉक के नीचे ये इनवर्टिब्रेट्स जो है विदाउट डिकम्पोजिंग दे आर कंप्रेस्ड इन दैट रॉक की सरफेस. सो अब यहां कह सकते हैं दिस इज द रॉक कंटेनिंग फॉसिल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट, कंटेनिंग फॉसिल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. अब उसके बाद ये तो 100 मिलियंस ईयर्स पहले की बात है. फिर कुछ और मिलियन उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, डेट वर द डायनासोर्स. तो ये डायनासोर्स कुछ सालों तक सरवाइव किया. उसके बाद इनकी डेथ के बाद कुछ डायनासोर्स थे, दे आर कंप्रेस्ड बिलो द रॉकी सरफेस इस तरीके से. और ये यहाँ पे क्या हुआ, इनका फॉसिल बन गया. सो नाउ दिस इज द रॉक, this is the rock containing fossil of dinosaurs, ठीक है. अब इसके बाद आया हॉर्स लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है. कुछ हॉर्स लाइक ऑर्गेनिज्म आए और वो इसके नीचे आफ्टर डेथ दे फॉर्म फॉसिल, दे आर कंप्रेस्ड बिलो द रॉकी सरफेस एंड दे फॉर्म द fossils of the horse-like organism, horse-like animals, the rock containing fossils of horse-like animal, ठीक है. अब क्या हुआ, इस तरीके से आपने देखा कि डिफरेंट लेयर में क्या हो गया, फॉसिल्स बन गए ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स, बहुत सालों के दौरान. तो अब जो सबसे ज्यादा लंबा समय था, सबसे पहले क्या हुआ, इनवर्टिब्रेट्स की फॉसिल बनी, जो कि कहां थी, डीपेस्ट लेयर में, विच इज प्रेजेंट इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है. फिर दिस इज फॉर्मिंग द डीपर लेयर एंड दिस इज फॉर्मिंग द अपर लेयर विच इज जस्ट नियर टू द अर्थ सरफेस. ये अपर लेयर था जो कि अर्थ सरफेस के करीब था. अब क्या हुआ, ड्यू टू सर्टेन रीजन, सपोज वाटर फ्लो के चलते या दूसरे एनवायरमेंटल रीजन के चलते क्या हुआ, यहाँ पे इरोजन हुआ. इरोजन होने से क्या हुआ, हॉर्स लाइक ऑर्गेनिज्म दिखे, फॉसिल्स दिखे जो कि हॉर्स लाइक ऑर्गेनिज्म के फॉसिल थे. फिर उनकी क्या की गई, डिगिंग करी गई, खुदाई करी गई, डिगिंग करी गई. डिगिंग करने के बाद क्या हुआ, जो डीपर लेयर था, ये जो अपर लेयर था, इट इज प्रेजेंट नियर द अपर लेयर इज प्रेजेंट नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है. और अर्थ सरफेस में के अपर लेयर में क्या किसके फॉसिल थे, हॉर्स लाइक ऑर्गेनिज्म के फॉसिल थे. और डिगिंग की गई तो डीपर लेयर में डायनासोर्स के फॉसिल्स दिखे. और ज्यादा डिगिंग की गई तो एकदम डीपेस्ट लेयर में इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स मिले. तो इस तरीके से इस तरीके से हमें वी कैन गेट ऑल्सो द आइडिया ऑफ द एज ऑफ द फॉसिल, ठीक है. बाय जितना अपर लेयर में फॉसिल मिलेगा, अर्थ क्रस्ट के जितनी अपर लेयर में फॉसिल मिलेगी, आप समझ लीजिए वो इतना रिसेंट फॉसिल है.
तो अपर लेयर में अगर फॉसिल है तो वो मोस्ट रीसेंट फॉसिल होगा, ठीक है। डीपर लेयर में अगर फॉसिल है तो इट इज द ओल्डर फॉसिल, राइट। और जो डीपेस्ट लेयर में फॉसिल है इट इज द ओल्डेस्ट फॉसिल। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट, हाउ कैन वी गेट द आइडिया ऑफ द एज ऑफ फॉसिल्स? अगर हमें फॉसिल्स की एज को जानना हुआ कि कितनी पुरानी, कितने वर्षों पुरानी ये फॉसिल्स हैं, तो कैसे हम जान सकते हैं? तो देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट इज रिलेटिव मेथड एंड सेकेंड इज कार्बन डेटिंग मेथड, राइट। रिलेटिव मेथड जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर अर्थ सरफेस की हम डिगिंग करते हैं तो जो अपर मोस्ट, जो अर्थ सरफेस के जस्ट नजदीक एकदम पास में जो फॉसिल मिलेगा वो क्या होगा? दैट फॉसिल विल बी द मोस्ट रिसेंट फॉसिल, ठीक है। और अपर लेयर के बाद और डिगिंग करते हैं तो जो लेयर, डीपर लेयर में जो फॉसिल्स मिलेगा दैट विल बी द ओल्डर फॉसिल, एंड द फॉसिल्स विच वी विल गेट इन द डीपेस्ट लेयर दैट विल बी द oldest fossil. So this is how the relative method is used to to get the age, to get the idea of the age of the fossil. Next is carbon dating method. अब क्या होता है बच्चों कि जितने भी organisms होते हैं, जितने भी living organisms या जितने भी organisms होते हैं, they have carbon 14 compound atom in their cell, ठीक है। कार्बन 14 एटम होता है एंड दिस कार्बन 14 एटम इट शोज रेडियो एक्टिविटी, इट हैज द इट शोज रेडियो एक्टिविटी, द कैपेसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, राइट। रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, द रेडियो एक्टिविटी इज it goes on decreasing gradually, ठीक है। तो कार्बन 14 रेडियो एक्टिविटी goes on decreasing gradually as the time passes by, ठीक है। तो कार्बन 14 रेडियो एक्टिविटी होती है जो it goes on decreasing gradually as the time passes by, ठीक है। तो अब कैसे फॉसिल की एज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हमें फॉसिल्स की एज के बारे में पता चलेगा? तो एज ऑफ फॉसिल इज प्रेजेंट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग द कार्बन 14 रेडियो एक्टिविटी लेफ्ट इन द फॉसिल्स विद द कार्बन 14 रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। मान लो कोई फॉसिल मिला, ठीक है, उसके अंदर कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी कितनी प्रेजेंट है, उसको कंपेयर करेंगे विद द जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके अंदर मौजूद कार्बन 14 रेडियो एक्टिविटी से, ठीक है। एंड दैट इज हाउ द कार्बन डेटिंग मेथड इज यूज्ड टू गेट द आइडिया ऑफ द एज ऑफ द फॉसिल। सो यू कैन राइट दिस कि एज ऑफ फॉसिल is found by comparing the carbon 14 radioactivity left in fossils, carbon 14 radioactivity left in fossils with the carbon 14 radioactivity with the carbon 14 radioactivity present in living organisms, उसको कंपेयर करेंगे और फिर उसके बाद we can get the idea about the age of the fossil organism of today. प्रेजेंट कंडीशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसमें जो कार्बन 14 रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगी उसको कंपेयर करते हैं द कार्बन 14 रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट इन द फॉसिल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिगिंग. सो दिस इज अबाउट द फॉसिल्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इवोल्यूशन बाय द स्टेजेस.
Next, I'm going to discuss evolution by stages. Evolution by stages. तो first we will discuss evolution in eyes. ठीक है, evolution of eyes. पहला हम evolution of eyes देखेंगे. तो ये जो मॉडर्न, जो अभी की कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमारी जो आईज है, ये ऐसे ही नहीं अराइज हुई थी, इसी तरीके से नहीं फॉर्म हुई थी. द इवोल्यूशन ऑफ आईज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. द रुडिमेंट्री आईज वर डेवलप्ड इन द प्लेनेरिया और द फ्लैटफॉर्म. उसमें क्या था, आईज जो थे, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ स्पॉट. It was in the form of a eye spot and which has the capacity to detect the light. तो जो प्लेनेरिया होते थे, जो प्लेटफॉर्म्स होते थे, like this, the structure of planaria is like this. They have, these are the eye spot. ये eye spot है जिनमें कि they can detect the light. ठीक है. तो ये जो आई थी, these eyes are also known as rudimentary eye. उसको rudimentary eye भी कहते हैं और basic eye भी कहते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ, जो है eyes जो है, they are developed and this is the planaria. कहाँ पे था ये rudimentary eye? Planaria, also known as flat worms. ठीक है. तो they were not able to see, just they were able to detect the light, right? फिर उसके बाद eyes were developed in insects, octopus, in invertebrates. इस तरीके से planaria के बाद eyes develop हुआ insects में, insects के बाद it was developed in octopus से फिर invertebrates and so on. फिर दूसरे भी जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आए उनमें आइज डेवलप होता गया. तो आप देखोगे जैसे जैसे आइज डेवलप होता गया, रुडिमेंट्री आइज से जो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आई फॉर्म होता गया. कॉम्प्लेक्स आइज दे गोज ऑन फॉर्मिंग. तो स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है इसमें डिफरेंट रहेगा इन ऑल द जितने भी ऑर्गेनिज्म मैंने यहां बताया, इन ऑल द ऑर्गेनिज्म द स्ट्रक्चर ऑफ आईज आर डिफरेंट एंड विच सजेस्ट द इवोल्यूशनरी origin, separate evolutionary origin. तो ड्यू टू, यू कैन राइट दिस कि ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ आईज इन ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ आईज इन ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स suggest the separate evolutionary origin. Separate evolutionary origins, right? But they all arises from a common ancestor and that is planaria. इन सब का ancestor कौन था? planaria था. ठीक है. इसी तरीके से हम देखते हैं evolution of feather. Evolution of feathers. आपने ये सुना होगा कि कभी कभी evolutionary change for one purpose it becomes later more useful for an entirely different function. कभी कभी वैसे भी समझिए, इवोल्यूशनरी चेंज भी मत समझिए, आप नॉर्मल समझिए कि मान लीजिए कहीं पे कोई चेंज किया जाता है किसी एक खास पर्पज के लिए, तो उस जगह पे तो वो चेंज हेल्पफुल है ही, यूजफुल है ही है, लेकिन बाद में वो किसी दूसरी जगह के लिए वो और ज्यादा यूजफुल हो जाता है. अब ये कैसे समझोगे ये जगह वो जगह क्या हुआ? तो हम बर्ड्स का एग्जाम्पल लेते हैं. बर्ड्स में क्या था, पहले जो फेदर डेवलप हुए थे, जो फेदर इवॉल्व हुए थे, वो क्यों इवॉल्व हुए थे? दे जस्ट टू फॉर्म एन इंसुलेशन अराउंड देयर बॉडी इन द कोल्ड वेदर. ठीक है. बर्ड्स में पहले जो फेदर अराइज हुए थे, क्यों हुए थे? टू फॉर्म एन इंसुलेशन अराउंड देयर बॉडी इन द कोल्ड वेदर. लेकिन फिर बाद में इन्होंने इसका दूसरा यूज किया. द पर्पज जो है इट चेंज्ड. नाउ द बर्ड्स दे यूज दिस फेदर फॉर फ्लाइंग.
राइट। तो शुरू में तो क्या हुआ था, इवोल्यूशन कैसे हुआ, अब आप यहाँ इवोल्यूशन देखिए कि पहले बर्ड में फेदर किस लिए अराइज हुए थे, जस्ट टू form an insulating covering around their body to protect them from the cold environment. Later on the birds use these feathers to fly. So this is known as the example of evolution of feathers. तो birds के केस में जो feathers थे initially it arises or it evolved as insulating covering or insulation for body to protect them from cold atmosphere, cold temperature. Later on the birds, they used feathers used it for flying. So दिस टोटली, अब ये जो एक चीज और हमें से पता चलती है कि जो डायनासोर्स थे, डायनासोर्स में भी फेदर्स हुआ करते थे। कुछ डायनासोर्स में देयर वर सर्टेन डायनासोर्स इन फ्यू डायनासोर्स दे हैव फेदर्स, लेकिन ये जो फेदर्स थे दे वर नॉट यूज्ड फॉर द फ्लाइंग, नॉट फॉर फ्लाइंग, ठीक है, वो उससे फ्लाइंग के लिए यूज नहीं करते थे। और डायनासोर्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। तो इससे समझ में आया कि पहले जो बर्ड्स में जो फेदर्स थे वो क्या थे, दे डू नॉट यूज द फेदर्स फॉर फ्लाइंग। बाद में ड्यूरिंग द ड्यू कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन दे स्टार्टेड टू यूज द फेदर्स फॉर फ्लाइंग। तो इससे समझ में आया कि बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स, क्योंकि डायनासोर्स में भी फेदर्स थे बट फेदर्स को वो फ्लाई करने के लिए यूज नहीं करते थे। तो हम कह सकते हैं कि बर्ड्स दे आर इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, बर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन है बाय स्टेजेस इज द इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, डिसिमिलर लुकिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर्स, दे मे इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन, ठीक है, दे मे इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन। इसका एग्जाम्पल हम एकदम सामने, हमारी आंखों के सामने प्रेजेंट है कि बहुत समय पहले, करीब 2000 साल पहले एक वाइल्ड कैबेज हुआ। देयर इज अ प्लांट, देयर इज अ टाइप वेराइटी ऑफ कैबेज, दैट इज द वाइल्ड कैबेज, ठीक है। वाइल्ड कैबेज हुआ करता था which is used to make vegetables, which is used to form food, which is used as food. Now farmers, they utilized the technique of artificial selection, और उसमें क्या था कि जो हमें जो क्वालिटी चाहिए होती है, that quality is developed by utilizing the required characters of the plant. तो उन्होंने वाइल्ड कैबेज से, फार्मर्स ने, they developed various varieties of the plant. Let's see what are those varieties which they developed from this wild cabbage. तो सबसे पहले उन्होंने कैबेज डेवलप किया। वाइल्ड कैबेज में क्या होता है कि फॉर द नीड, उसमें जो दो लीव्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। जो इंटरनोड्स होते हैं, लीव्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, और दो नोड्स के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो इंटरनोडल डिफरेंस, इंटरनोडल डिस्टेंस, इंटरनोडल स्पेस इज वेरी लेस, इट्स वेरी लेस। सो टू लीव्स आर प्रेजेंट वेरी नियर टू ईच अदर। तो दे डेवलप्ड कैबेज selection for, and this is done by selection for the terminal birds. Selection for terminal birds, and distance between two leaves are very less.
इसके बाद उन्होंने वाइल्ड कैबेज से ही दे डेवलप वन मोर स्ट्रक्चर दैट इज कोलराबी। कोलराबी में क्या था कि दे डेवलप्ड कोलराबी फॉर द स्वॉलन स्टेम, ठीक है, दे डेवलप कोलराबी फ्रॉम द वाइल्ड कैबेज फॉर स्वॉलन स्टेम। Now from wild cabbage they developed another variety of the plant is that cauliflower. Cauliflower को उन्होंने cauliflower and they developed cauliflower by selection of flower cluster which are sterile flowers. इसमें जो flowers होते थे sterile flowers होते थे, तो इस तरीके से उन्होंने wild cabbage से कॉलीफ्लावर डेवलप किया। उसके बाद बाय द सिलेक्शन ऑफ स्टेम एंड फ्लावर्स, दे डेवलप अ न्यू वेराइटी ऑफ द प्लांट दैट इज ब्रोकली। ब्रोकली को डेवलप किया फॉर देयर स्टेम एंड फॉर फ्लावर एंड फॉर लीव्स, फॉर सिलेक्शन ऑफ लीव्स they develop a new variety and that is kale. So in this way farmers they develop 5 new varieties of the plants from a single ancestral plant that is wild cabbage. So you can say that this is the ancestor plant of all these varieties of the plants. कौन कौन से varieties के plants के ancestor हैं? कैबेज का, कोलराबी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड केल। इन सारे प्लांट वेराइटीज का एंसेस्टर प्लांट कौन है? वाइल्ड कैबेज। सो दिस इज हाउ बाय द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन द फार्मर्स अराउंड 2000 years ago they developed these varieties and this is very recent and very new example of evolutionary relationship of evolutionary development of the new varieties of the organism.